देखिए अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है मैं आपको समझा दूं। सिंपली जो पहले लोगों ने यूनिट्स की जब खोज करी थी, यूनिट्स जब बनी थी, तो अलग अलग एरिया के हिसाब से लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग यूनिट्स इस्तेमाल किया करते थे। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ देश हैं आज भी जो वेट को मास को पाउंड में नापते हैं। ठीक है, लंबाई को जो है फुट में नापते हैं। ठीक है, हम लोग लंबाई को मीटर में नाप रहे हैं, कोई अपने यहाँ वजन केजी में नाप रहा है, कोई अलग अलग तरीके से अपन वजन नापते हैं, कोई किस तरीके से नापता है, कोई देश किस तरीके से नापता है। ठीक है, कोई लंबाई को सेंटीमीटर में नाप रहा है, कोई वजन को ग्राम के अंदर मेजर कर रहा है, कोई पाउंड में मेजर कर रहा है, तो कोई केजी में मेजर कर रहा है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है पहले अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग हिसाब से अपने अपने सिस्टम बने हुए थे। जैसे हमारे यहाँ पर ज़मीन को बीघा में नापते हैं, हम जरूर थोड़ी अमेरिका के अंदर बीघा में नापते होंगे, अमेरिका में कुछ और सिस्टम होता होगा ज़मीन को नापने का। ठीक है, एक अपन को सिंपल साइज पता हो तो आपने देखा होगा फ्लैट्स वगैरह होते हैं, उसमें होते हैं 1 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये 1 BHK 2 BHK 3 BHK क्या है? ये एक साइज है जो उन्होंने बता दिया कि भाई इतने फुट लंबाई, इतने फुट चौड़ाई को हम 1 BHK बोलेंगे, इसका डबल कर दोगे तो 2 BHK, इसका ट्रिपल कर दोगे 3 BHK। ठीक है, तो इस तरीके का उन्होंने अपना एक साइज बना रखा है। जो फ्लैट्स वगैरह अपन को मिलते हैं जयपुर वगैरह में, अगर हम देखें कहीं दूसरी बड़ी सिटीज़ में देखें तो उन सिटीज़ के अंदर फ्लैट्स मिलते हैं, बिल्डिंग्स, एक एक फ्लैट होता है बिल्डिंग के ऊपर और फ्लैट बने रहते हैं 1 BHK 2 BHK करके। ठीक है, तो हर जगह अपना अपना सिस्टम रहा है शुरू से। ठीक है, तो कुछ कॉमन सिस्टम्स ऐसे थे जो ज़्यादातर यूज़ में आते थे। अब वो कॉमन सिस्टम क्या थे वो मैं आपको बता दूं, और उन्हीं को हम यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ जगहों पे ये जो सिस्टम है जो मैं आपको अभी बताऊंगा ये बहुत फेमस रहे हैं। ठीक है, तो वो आज भी ज़्यादातर यूज़ में आते हैं, आप पढ़ोगे उनको मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, अब वो सिस्टम कौन कौन से थे मैं आपको बता दूँ। पहला सिस्टम था CGS। ठीक है, दूसरा था आपका FPS। ठीक है, और तीसरा क्या था? तीसरा था MKS। ठीक है, अब ये तो सिस्टम्स के नाम हो गए। ठीक है, सिस्टम्स के नाम हो गए। ठीक है, अब सिस्टम में क्वांटिटी कौन कौन सी थी? तो क्वांटिटी मैं आपको बता दूं, क्वांटिटी कौन कौन सी रहेगी। सिस्टम तो इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर इस देंगे सिस्टम। ठीक है, और क्वांटिटी इधर लिख देता हूं, कौन कौन सी क्वांटिटी को किस किस तरीके से नापा। तो मास, ठीक है, सॉरी मास नहीं, पहले अपन लेंथ ले लेते हैं, लेंथ। ठीक है, फिर यहाँ लेंगे अपन मास और फिर यहाँ लेंगे टाइम। ठीक है, ये एक टेबल टाइप बना रहा हूँ मैं आप लोगों को, ताकि ये टेबल के रूप में आप इसे समझ लो। हालांकि इसकी डेफिनेशंस लिखाई जाती हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या मतलब लाइंस के रूप में लिखा दिया जाता है, लेकिन वो थोड़ा जो है आप लोग को इसमें टिपिकल पड़ेगा, मतलब टिपिकल क्या, लिखने में भी जोर आता है। तो अपन लिखने के बजाय डायरेक्टली टेबल बनाएं तो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में फीड होगा, टेबुलर फॉर्म आसानी से फीड हो जाती है दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना आप लोग, CGS सिस्टम के अंदर लेंथ को नापते हैं हम सेंटीमीटर में। लेंथ को किस में नाप रहे हैं? सेंटीमीटर में। ठीक है, C का मतलब ही क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, मास को नापते हैं यहाँ पर हम ग्राम के अंदर। ठीक है, सेंटीमीटर पूरा लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, मास को नापते हैं ग्राम में, तो G से रिप्रेजेंट होता है ग्राम। ठीक है, और टाइम को नापते हैं हम सेकंड के अंदर। टाइम को किस में नाप रहे हैं? सेकंड में, तो S से रिप्रेजेंट होता है सेकंड। इसी तरीके से लेंथ को हम नापते हैं फुट में, यहाँ पर FPS सिस्टम की जब बात होगी। ठीक है, अब कुछ देश है जहाँ पे FPS इस्तेमाल होता था, कुछ जगहों पे क्या इस्तेमाल होता था। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? ठीक है, अब यहाँ पर बात करूँ मास, तो यहाँ पर मास इस्तेमाल किया जाता था पाउंड। ठीक है, और टाइम यहाँ पर भी सेकंड के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं हम MKS सिस्टम की। तो MKS में लंबाई नापी जाती थी मीटर में। ठीक है, वजन नापा, मतलब मास जो नापा जाता था वो किलोग्राम के अंदर नापा जाता था। ठीक है, तो K से रिप्रेजेंट हो रहा है किलोग्राम। ठीक है, और S टाइम यहाँ पर भी सेकंड में नापा, तो टाइम तो सब जगह सेकंड में नाप रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। यहाँ F से फुट है, P से पाउंड है, S से सेकंड है, M से यहाँ मीटर है, K से किलोग्राम, S से सेकंड। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो आप बात को? तो ये सिंपल सी चीज़ है। अब कुछ देश तो ये चीज़ फॉलो करते थे। ठीक है, कुछ देश ये वाला सिस्टम फॉलो करते थे, मतलब उनके एरिया के अंदर जो है लंबाई को फुट में नापते थे, और कुछ देश ये वाला सिस्टम फॉलो करते थे। ठीक है, तो अब होता क्या था कि ये सब चीज़ें सिस्टम अपना फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब
हर देश के, अलग अलग देश के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो वो वहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे वो उनके सिस्टम के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई साइंटिस्ट है मिसाल के तौर पे, अब उस साइंटिस्ट ने मान लो जिस देश में वो रहता है वहाँ पर चलता है CGS सिस्टम। कैसा सिस्टम चलता है? CGS सिस्टम। तो वो लंबाई को नापेगा सेंटीमीटर में, मास को नापेगा ग्राम में, और टाइम को नापेगा सेकंड में। उसने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, सपोज अपन मान लेते हैं जो आपने ग्रेविटेशनल वाला एक्सपेरिमेंट है, ग्रेविटेशन 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। न्यूटन ने कुछ एक एक्सपेरिमेंट करके आपको बताए थे कि हाँ भाई दो मासेज हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन रहता है, और वो सब चीज़ें ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव की जा सकती हैं, ठीक है। और भी कई एक्सपेरिमेंट, फेराडे का एक्सपेरिमेंट आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उन लोगों ने जो भी अपने अपने देशों में करा है, जो जो चीज़ अपने अपने देशों में सीखी है, वो सारी की सारी कोई तो सेंटीमीटर CGS सिस्टम को फॉलो कर रहा होगा, कोई FPS को, कोई MKS को। अब ये सब चीज़ें जमा होकर किसी एक जगह पहुंचती हैं ताकि वो पूरी दुनिया में फैलाई जा सके, ठीक है। तो अब वो जिस जगह जाती हैं, वो वहाँ पर जाने के बाद में जो पूरा डिसाइड करता है, फिजिक्स का एक बड़ा डिपार्टमेंट है जो डिसाइड करता है कि हाँ भाई ये एक्सपेरिमेंट सही है तुम्हारा, और ये अब इसको हम किताबों में छपवा देंगे, पब्लिश करा देंगे, ये सारी बातें, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब उनके पास ये सिस्टम जाता है तो कुछ देश वाले तो ये CGS सिस्टम के हिसाब से बताते हैं, कुछ देश वाले MCS के, और कुछ जो है MKS का सब। तो वो लोग पागल हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि भैया हमें तो कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट तो CGS को आकर बता रहे हैं, कुछ FPS को आके बता रहे हैं, कुछ MKS को आके बता रहे हैं। तो फिर वो करते क्या है, फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई तुम लोग एक काम करो, तुम्हारे देश में कुछ भी चलता हो सिस्टम, तुम्हारे देश में CGS चले, FPS चले, MKS चले, या तुम्हारे रीजन में कुछ भी चले, लेकिन हम लोग को तो एक यूनिट में कन्वर्ट करके ला के दो, ठीक है। और वो यूनिट जो उन्होंने बनाई, वो जो नया सिस्टम बनाया, वो बनाया SI सिस्टम। क्या बनाया? SI सिस्टम, ठीक है। SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम बनाया, एक यूनिट्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया पूरा कि भैया तुम्हें कौन सा फॉलो करना है, SI सिस्टम फॉलो करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब वो SI सिस्टम जो है उन्होंने बोल दिया पूरी दुनिया में चलेगा, सिस्टम इंटरनेशनल पूरी दुनिया में चलेगा, ठीक है। मतलब ये कि जो सेंटीमीटर वाले एरिया थे, मतलब जो CGS वाले मानते थे, जो रीजन CGS सिस्टम को मानते थे, उन लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट के पास लेकर गए तो वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में नहीं करके लेकर जाएंगे, वो उसे पहले खुद कन्वर्ट करेंगे किसमें? SI के अंदर, और SI के अंदर कन्वर्ट करके फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट लेके आएंगे, ताकि उन लोग को परेशानी नहीं हो। तुम्हारे यहाँ कुछ भी चलता हो, लेकिन हमें तो इसमें कन्वर्ट करके ला कर दो, SI के अंदर, मतलब, ठीक है। तो अब SI यूनिट्स में आपको आगे पढ़ाऊंगा, पहले आप ये टेबल बना लें, फिर हम SI यूनिट्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर हो गई होगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं SI सिस्टम, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिए SI सिस्टम, और ब्रैकेट में लिख लेना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI सिस्टम, और ब्रैकेट में लिख लेना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर SI सिस्टम, ब्रैकेट में लिखना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसमें पहले थोड़ा सा आप लिख लीजिए, मैं आपको लिखा दूं, फिर समझाता हूं और इसको डिटेल में। तो आप लिखिए द SI सिस्टम इज ए, द SI सिस्टम इज ए डेसिमल सिस्टम, is a decimal system also known as metric system, also known as metric system, ठीक है, कॉमा लगाना। A modern and extended form of metric system, a modern and extended form of metric system like CGS and MKS, like CGS and MKS, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहली चीज़ यहाँ पर मैंने बोली, एक लफ्ज़ यहाँ पर मैं इस्तेमाल लिया मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो अब मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है मैं आप लोग को बता दूँ, ठीक है। वो सिस्टम जिसमें 10 की पावर्स में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं, आपने 10th में पढ़ा होगा लाइट की स्पीड को हम C से डिनोट करते हैं और इसे लिखते हैं 3 × 10⁸,
मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, जब 10 की पावर्स के रूप में अपन लिखते हैं, ये मैट्रिक सिस्टम कहलाता है। समझ में आ गई नहीं ये बात? मैट्रिक सिस्टम क्या कहलाता है? वो सिस्टम जो 10 की पावर्स के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, वो मैट्रिक सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखने में फ़ायदा क्या है? हमें फ़ायदा ये है कि हम एक तो बार बार बहुत सारे ज़ीरो लिखना नहीं पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने ये लिख दिए, तो एक तो इतने सारे ज़ीरो लिखना पड़ते हैं, एक बात। फिर ज़ीरो कहीं हमने कम ज़्यादा तो नहीं लिख दिए, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हम इस सब के बजाय डायरेक्टली क्या करते हैं, 3 × 10 की पावर 8 लिख देते हैं, ठीक है। बात सेम है, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम ज़्यादा आसान है हमारे लिए। तो ये मैट्रिक सिस्टम है और ये पूरे वर्ड में यूज़ करा जाता है, ठीक है। चलिए, अब आगे मैं आपको इसकी भी टेबल बनवा दूं कि कौन कौन सी क्या क्या यूनिट्स हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर एक टेबल बनेगी आपकी, ठीक है। नेचर के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जो जिनको ना तो हमें बनाने की ज़रूरत है, ना उनको डिफाइन करने की कोई फॉर्मूला बना है, ठीक है। वो अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। अब वो 7 कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं, ठीक है। मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ 7 कौन कौन सी हैं, ठीक है। जैसे कि पहले लिख रहा हूँ मैं लेंथ, अपने आप में संपूर्ण इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी है मास, तीसरी है टाइम, चौथी है करंट, पांचवी है टेम्परेचर, ठीक है। छठी है सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर भी कह सकते हैं अपन, अमाउंट ऑफ मैटर या भी कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। और सातवीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहां पर तो आपकी क्या आ चुकी है, फिजिकल क्वांटिटी आ चुकी है। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी के हम जो यूनिट्स होगी वो बता दें, तो बेसिक यूनिट्स यहाँ लिखेंगे अपन। इसकी जो यूनिट्स होगी यानी फिजिकल क्वांटिटी, एक तरीके से ये कहो कि फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी जो है कौन सी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और इन फंडामेंटल क्वांटिटी की फंडामेंटल यूनिट में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इसे यहाँ बेसिक यूनिट बोल रहा हूँ, फंडामेंटल को बेसिक भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और यहाँ मैं लिखूंगा इनके सिंबल, यूनिट्स के सिंबल। जैसे मीटर का आप स्मॉल एम लिखते हो, डायरेक्टली लिखते हो नहीं लिखते, तो वो डायरेक्टली स्मॉल एम क्या है, उसका सिंबल है, ठीक है। तो लेंथ का जो होता है बेसिक यूनिट वो होती है मीटर, ठीक है, और सिंबल होता है इसका स्मॉल एम, ठीक है। मास का होता है किलोग्राम, ठीक है, और इसकी जो यूनिट है सिंबल है केजी। टाइम का क्या होता है, सेकंड, ठीक है, और इसका जो आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड, मतलब सिंपली एस आएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, ये स्मॉल में है सारे, ये एस स्मॉल है, छोटा सा लिख देता हूं मैं, ठीक है। करंट का होगा एम्पियर, याद हो गया, आपने 10th में पढ़ी होगी। अब ध्यान रखना, जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखी जाती है उसका सिंबल जो है कैपिटल लेटर्स में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो देखो किसी साइंटिस्ट के नाम नहीं था, मीटर किसी का नाम नहीं था, ठीक है, किलोग्राम किसी का नाम नहीं था, सेकंड किसी का नाम नहीं था, इसलिए मैंने स्मॉल लेटर्स में लिया। लेकिन एम्पियर किसी साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, तो इसकी जो यूनिट सिंबल आएगा वो कैपिटल ए आएगा। ये बात ध्यान रखना, मैं लिखा दूंगा आपको वैसे आगे, ठीक है। चलो बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर होगा आपका केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, केल्विन होगी, ठीक है। और केल्विन भी किसी साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए कैपिटल के लिखूंगा मैं यहाँ पर। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अब आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, अमाउंट ऑफ मैटर में हम मोल यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंबल होगा वो MOL ही होगा शॉर्ट में, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी में आएगा कैंडला, ठीक है, स्मॉल में लिखेंगे कैंडला, ठीक है। और इसका जो सिंबल होगा वो होगा CD, स्मॉल में होगा, ये किसी का नाम नहीं है कैंडला, नॉर्मली इस यूनिट दी गई है कैंडला और इसे स्मॉल CD से डिनोट करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गई होगी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, यानी एक तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी, उन फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स क्या होगी और उनके सिंबल्स क्या होंगे, ठीक है। अब जितनी भी यूनिट्स बनी हुई हैं वो सब इनसे मिलके बनी हुई हैं, इन 7 से, ठीक है।
ये 7 बेसिक है यानी फंडामेंटल है, और जितनी भी आगे बनी है वो सब ड्राइव्ड, जो ड्राइव्ड क्वांटिटी हो इन सब 7 से मिलकर बनी हुई। ड्राइव्ड क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी ना, फंडामेंटल क्वांटिटी से जो बनती है, ठीक है, और इसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट से जो बनती है वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाती है, ठीक है। दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी, तो वो सब यही है, ठीक है, इनसे ही बनेंगी। तो सब कुछ एक तरीके से आप इन्हें मानो, ठीक है। तो पेज नंबर 17 पे आप देखना, अगर आप चाहो तो पेज नंबर 17 पे देखना, इनकी परिभाषा वगैरह सब कुछ लिखी हुई है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 17, ठीक है। आप उसको ओपन करके देखना, ये सारी जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये सबका लिखा हुआ है कि क्या होता है एक लेंथ में मीटर। तो अब 1 मीटर क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम, सब साफ साफ लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ना। हालांकि उसे याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए तो ये टेबल बना लीजिए आप जल्दी से।